अगर क्षारीय विषाक्तता की मात्रा पशुओं में एक बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, हम जब पशु का उपचार करने जाते हैं 2-3 दिन से पशु चारा पानी नहीं खा रहा है और पशु में जो रिकम्बेंसी कंडीशन में है, मतलब वो आड़ा पड़ चुका है, तो फिर अगर हम उसकी रूमिनल फूड की पीएच नापते हैं और क्षारीय विषाक्तता हमें डायग्नोसिस होती है तो पशु को हमें डेक्सट्रोज 10% की बोतल जो है 5-6 बोतल चढ़ानी चाहिए। गाय भैंसों को 5 से 6 बोतलें 500 ml वाली डेक्सट्रोज 10% की बोतल चढ़ाई जा सकती है। बाकी और पशु में जैसे बकरी है या घोड़ा घोड़ी है तो एक के हिसाब से हम डेक्सट्रोज 10% की अलग अलग मात्रा हमें पशु को चढ़ानी चाहिए। मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको क्षारीय विषाक्तता के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम अम्लीय विषाक्तता के बारे में बता चुके हैं कि वो किन वजहों से होती है और उसमें हमें क्या क्या चीज है जो सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से उसका खास इलाज हमें करवाना चाहिए। तो क्षारीय विषाक्तता के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं हम उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो क्षारीय विषाक्तता क्या होती है? क्षारीय विषाक्तता में क्या होता है, जो पशु होता है हमारी गाय भैंस, उसके पेट में रूमिनल फूड की पीएच बढ़ जाती है, यानी कि उसके पेट में पीएच का बढ़ जाना क्षारीय विषाक्तता कहलाती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये किन वजहों से हो जाती है। ये मुख्यतः इस वजह से होती है, इस तरीके का चारा खिलाने से होती है पशुओं में जिनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, या फिर हम ऐसा फीड खिला रहे हैं जिसमें पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था और हम अब बाद में ऐसा फीड खिलाने लगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। जैसे पहले हम उसको ज्वार मक्का खिला रहे थे, उसके बाद हम पशु को सोयाबीन वगैरह खिलाने लगे, ये विषाक्तता हो जाती है। इसी तरीके से जो हम खली खिलाते हैं तो इसमें जो मूंगफली की खली है और जो सोयाबीन की खली है, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वजह से भी हो जाती है। पशु नॉर्मली खाते रहते हैं, लेकिन अगर पशु कभी इनको ज्यादा मात्रा में खा ले या इनको खाने के बाद पानी ना पिए तब ये बीमारियां होती हैं, वरना नॉर्मली ऐसे कोई इनको खिलाने से बीमारियां नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पशुओं को जो है सोयाबीन की खली या फिर मूंगफली की खली खिलाना बंद कर दे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पशु को ज्यादा मात्रा में ऐसी चीजें नहीं खिलानी है कि जिनसे क्षारीय विषाक्तता हो जाए। इसी तरीके से कई लेग्यूमिनस प्लांट पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि बरसीम और लूसन, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर पशु इनको ज्यादा मात्रा में खा लेता है तो भी क्षारीय विषाक्तता हो जाती है। इसके अलावा अगर पशु जो है लंबे समय तक धान की पूलियां खाता है तो भी इनमें विषाक्तता होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्षारीय विषाक्तता होने का एक कारण और होता है, वो है यूरिया उपचारित भूसा। कई बार पशु जो है पशुपालक जो है अपने पशुओं को यूरिया उपचारित भूसा खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्घटनावश जब पशु यूरिया उपचारित भूसे को ज्यादा मात्रा में खा लेता है तो भी क्षारीय विषाक्तता होने के अवसर। अब हम पशुपालकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर पशु के किसी वजह से क्षारीय विषाक्तता हो जाती है तो पशु में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले जो पशु में जो लक्षण नजर आता है वो है कि पशु जो है उदास हो जाता है, वो चारा पानी बिल्कुल भी छोड़ देगा, उसके पेट में दर्द होएगा। इसके अलावा पशु की श्वसन रेट और पल्स रेट बढ़ जाती है और पशु का तापमान घट जाता है। इसके अलावा पशु जो है सेमी सॉलिड फीसेज, यानी कि ना ज्यादा पतली ना ज्यादा गाढ़ी जो है पोटा करेगा। ये कुछ सामान्य लक्षण है। इसके अलावा अटेक्सिया, ट्रेमर और कन्वर्जन भी पशु में जब क्षारीय विषाक्तता का लेवल बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ जाता है, हम उसका पशु का
क्षारीय विषाक्तता का उपचार नहीं करवा पा रहे हैं, या जो उपचार करने वाला है वो क्षारीय विषाक्तता का सही उपचार नहीं हो पा रहा है, तो जब पशु में क्षारीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर पशु में अटेक्सिया, ट्रेमर और कन्वर्जन, यानी कि पशु जैसे लड़खड़ा के चलना और एक झटके खाना पशु को जैसे दौरे आ रहे हैं, पशु का पैर फेंकना, इस तरीके के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसी के साथ साथ पशु का जो है तापमान भी कम हो जाता है और पशु में जो है लेफ्ट पैरालंबर फोसा में जो संकुचन होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसको हम सस्पेंडेड रूमिनेशन बोलते हैं। इसकी मात्रा और संख्या कम हो जाती है, यानी कि पशु के जो पैरालंबर फोसा है वहां पर जो रूमन है उसमें संकुचन कम होने से फिर पशु के जुगाली भी बंद हो जाती है और चारा पानी पचना बंद हो जाता है। अब हम पशुपालक भाइयों को और जो हमारे पशु चिकित्सक भाई हैं उनको बताना चाहेंगे कि हम इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। इस बीमारी को पहचानने के लिए सबसे हमें पहले इतिहास, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि आपने जो है सडन चेंज तो नहीं किया है, या आप पहले कार्बोहाइड्रेट वाला चारा पानी खिला रहे थे और अब आप जो है उसको प्रोटीन वाला दाना खिलाने लगे हैं, या फिर आपने का जो है पशु है ज्यादा मात्रा में बरसीम ल्यूसन तो नहीं खा गया है, या फिर जो हमारा पशु है वो ज्यादा मात्रा में सोयाबीन की खली या मूंगफली की खली तो नहीं खा गया है, या फिर यूरिया उपचारित जो भूसा है उसको ज्यादा तो नहीं खा गया है, या फिर हमें पशुपालक कह सकता है कि हम काफी लंबे समय से जो है धान की पूलियां खिला रहे हैं, तो हमें इस तरीके से पता लग सकता है कि इसको क्षारीय विषाक्तता हो सकती है। इसके अलावा कई बार पशुपालक क्या करते हैं, खली को खिलाने से पहले गला देते हैं। अब वो उसको गला के भूल जाते हैं, वो 2-3 दिन की हो जाती है तो वो खराब हो जाती है, फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ऐसी सड़ी भूसी खली खिलाने से भी पशुओं में क्षारीय विषाक्तता होने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे, इसी के साथ पशु चिकित्सक खास रूप से ध्यान दें कि जो है इस बीमारी को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो है पशु में लक्षणों के आधार पर भी पहचान सकते हैं। वैसे पशु में ऐसा कोई खास लक्षण जो है नजर नहीं आता है कि जिसकी वजह से हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि इसको जो है इस पशु को क्षारीय विषाक्तता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें रूमिनल फ्लूइड को निकालना है। रूमिनल फ्लूइड निकालने की वीडियो हम आपको अलग से बता देंगे किस तरीके से निकाला जाता है। फिर उसकी हम पीएच स्ट्रिप से रूमिनल फ्लूइड की 1-2 ड्रॉप डाल के रूमिनल फ्लूइड की पीएच नापेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, रूमिनल फ्लूइड की पीएच 7 से बढ़ी हुई नजर आएगी, मतलब 8, 9 या 10। मतलब इसमें जो पीएच स्ट्रिप है उसका कलर जो है हरा या फिर नीला हो जाएगा। इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं। और इसी के साथ जब हम रूमिनल फ्लूइड निकालेंगे तो उसका कलर जो है वो भूरा भूरा सा हमें नजर आएगा, और अगर हम उसको सूंघ के देखेंगे तो हमें उसमें अमोनिकल ओडर यानी कि अमोनिया गैस जैसी बदबू आएगी। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पशु को क्षारीय विषाक्तता हुई है। इसी के अलावा हम लेबोरेटरी में पशु का खून का सैंपल लेके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी हम जांच कर सकते हैं। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 से बढ़कर 15 मिलीग्राम प्रतिशत से लेकर 70 मिलीग्राम प्रतिशत तक के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि पशु को क्षारीय विषाक्तता हो चुकी है। अब हम पशु चिकित्सक भाइयों और पशुपालकों को ये बताना चाहेंगे, खासकर पशु चिकित्सक भाइयों को, कि इसका इलाज किस तरीके से होता है। जब हम कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए कि पशु को क्षारीय विषाक्तता हो रही है तो हमें इसमें एंटीबायोटिक जो है वो पेरेंटल यानी कि IM और IV नहीं देना है। हमें पशु को जो है सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है कि पशु को हमें ओरल एंटीबायोटिक देनी है, यानी कि पशु को मुंह से एंटीबायोटिक देनी है ना। या फिर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डायरेक्ट रूमन में भी डाल सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक की गोलियां घोल के पशु को पिला सकते हैं। इसके साथ साथ हमें लीवर एक्सट्रेट और विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पशु का तापमान कम हो जाता है, इसलिए हमें कैल्शियम
थेरेपी भी देनी चाहिए। कैल्शियम के कई आजकल जेल उपलब्ध हैं, वो पिला सकते हैं। कैल्शियम की बोतल कैल्शियम का जो माइफेक्स इंजेक्शन आता है वो नस में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के इंजेक्शन है वो भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूमिनल मोटिलिटी कम हो जाती है, पशु का तापमान भी कम हो जाता है, तो पशु को थोड़ी एनर्जी मिले, ताकत मिले, मसल्स को ताकत मिले, इसके लिए हमें कैल्शियम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें पशु के पेट में दर्द होता है, तो हमें एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन भी लगाने चाहिए। और साथ में रूमिनोट्रिक्स बोलस, कई तरह के रूमिनोट्रिक्स जो रूमन की माइक्रोफ्लोरा को सही करते हैं वो हमें देने चाहिए। इसके अलावा अगर पशु तब भी ठीक नहीं होता है तो हमें रूमिनल कड ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। इसमें जो बूचड़ खाने में जहाँ पर जहाँ भैंसें कटती है वहां से हम रूमिनल फूड को निकाल के लाएंगे, उसको छानेंगे, और अगर हम पशु को ये पिलाएंगे तो पशु जल्दी से ठीक हो जाता है। इस तरीके की कई जानकारियां हम पशुपालकों को और पशु चिकित्सकों को देना चाहते हैं, ताकि सही पशुओं का सही उपचार हो और कोई भी पशु जो है सही उपचार के अभाव में अकाल मृत्यु का ग्रास ना बने। क्षारीय विषाक्तता के जब पशु को हो जाती है तो इसमें हम जो है रूमन की जो पीएच है उसको सही करने के लिए जो है 10% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो है उसको 5 से 10 ml डायरेक्ट रूमन में डालना चाहिए, क्योंकि पशु को पिलाने में ये बहुत ज्यादा वो एसिडिक होता है तो पशु पीता नहीं है। तो हमें एसिटिक एसिड जो कि 10% वाला एसिटिक एसिड है उसे 5 से 10 ml रूमन में डाल सकते हैं। और जो सबसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें हमें एंटी हिस्टामिनिक का इंजेक्शन नहीं लगाना है। एविल का इंजेक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो एंटाहिस्टामिनिक होता है, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है पशु के रूमन में, आमाशय में, तो वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए इस रूमन में अगर हम एविल का इंजेक्शन यानी कि फेनारेमिन मेलिएट या फिर क्लोरफेनारेमिन मेलिएट का इंजेक्शन लगा देंगे तो ये पशु को नुकसान करेगा। इसके अलावा अगर जो है पशु की हालत ज्यादा ही गंभीर हो जाती है तो हमें पशु को जो है रिंगर्स लैक्टेट या फिर डेक्सट्रोज 10% का सॉल्यूशन चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज से जो है पशु के शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और क्षारीयता को वो खत्म कर देता है। ये इस तरीके की जानकारियां हम पशु चिकित्सकों को देना चाहते थे। हमारा YouTube चैनल एनिमल वेट केयर पे हमने कई तरीके की जानकारियां पशुपालन से संबंधित हमने उपलब्ध कराई है, ताकि पशुपालक इन जानकारियों का लाभ उठाए और छोटी छोटी गलतियां करने से बचे और पशुपालक जो है दूध उत्पादन बढ़ा सकें। इसमें हमारे जो YouTube चैनल है उस पे कई तरीके के वीडियो उपलब्ध हैं, जैसे कि पशुओं को कौन से महीने में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, थनैला बीमारी के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी दी गई है, खुरपका मुंहपका और फुट रोट में क्या अंतर है ये बताया गया है, क्योंकि अक्सर पशुपालक फुट रोट बीमारी को खुरपका मुंहपका बीमारी समझ लेते हैं। इसके अलावा हमने बताया है कि एक ज्ञावन पशु का हमें किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, और हमने हमारे YouTube चैनल पे बताया है कि एक पशु जब ब्याह जाता है तो हमें उसका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। इसी के अलावा इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को जानकारी दी है कि कई जो जहरीले पौधे हैं उनको खा लेने से क्या लक्षण आ जाते हैं और उसका क्या उपचार है, मतलब जो जहरीले पौधों के बारे में भी हमने बताया है। इसके अलावा कई बार पशु है बच्चेदानी और फूल को बाहर निकाल लेता है, तो उसके लिए भी पशुपालक क्या सावधानी रखें इसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी दी है। कई बार पशु के पेट में बच्चा फंस जाता है, वो ब्याह नहीं पाता है, उसके बारे में भी हमने पूर्ण जानकारी दी है। आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारे YouTube चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पशु चिकित्सक भाई या पशुपालक भाई हमसे कोई सवाल पूछना चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा वो हमें कमेंट में लिख के ये भी बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में
खास इस टॉपिक के बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। तो हम जहाँ तक हो सकेगा पशुपालकों को या पशु चिकित्सक जो भी हमसे जानकारी लेना चाहेंगे, हम उनको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारे पशु चिकित्सक भाई और पशुपालक भाई देख सकते हैं कि जब पशु को क्षारीय विषाक्तता हो जाती है तो हमें पशु को एंटीबायोटिक ओरली देना चाहिए। उसी के साथ हमें जो है रूमेनोट्रिक्स ड्रग होती है, दवाइयाँ होती है कई, जो पशु के जो रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनको ठीक करती है, ये हमें उसको मुंह से पिलानी चाहिए। पशु को एंटीबायोटिक नस में या मांस में लगाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। पशु को हमें जो है एंटीबायोटिक और रूमेनोट्रिक्स जो दवाइयाँ हैं वो ओरली पिलानी चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ये जो पशु है ये जो क्षारीय विषाक्तता से ग्रसित पशु को हम जो है मुंह से नाल के माध्यम से दवाई पिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पशु को दवाई पिलाई जा रही है। सावधानी से दवाई पिलाना चाहिए ताकि वो पशु के जो है फेफड़ों में ना जाए, ट्रेंचिंग निमोनिया ना हो। पशु को जो है सीधी गर्दन रख के हमें पशु को आराम से दवाई पिलानी चाहिए। इस वीडियो में खास करके पशु चिकित्सक भाई देख सकते हैं ये 16 गोज की निडिल है, 1.5 इंच लंबी ये निडिल है। ये पशु के हमने पैर बंधवा दिए हैं। अब हम रूमनल फ्लूइड को बाहर निकालेंगे रूमन में से। रूमनल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेफ्ट पैरा लंबर फोसा में हमने ये 16 गोज की और 1.5 इंच लंबी निडिल लगाई है। ये 16 गोज की निडिल इसलिए लगाई जाती है क्योंकि क्या है, रूमन में कई तरीके के पार्टिकल्स होते हैं भूसे वगैरह के, चारे के, तो वो 18 गोज की निडिल में फंस जाते हैं, तो इसलिए हमें 16 गोज की निडिल लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये रूमनल फ्लूइड को हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम जब इसकी पीएच इसकी हमें नापना चाहिए। तो हम जब पीएच नापते हैं तो पीएच स्ट्रिप पर जो है कलर जो है पीएच स्ट्रिप का कलर हरा हो जाता है या नीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पशु जो है क्षारीय विषाक्तता से ग्रसित है। ये देख सकते हैं आप, ये इमेज लगाई गई है जिसमें जो पीएच स्ट्रिप है वो जो है हरी हो गई है। कई बार ये नीली भी हो जाती है जब पशु के बहुत ही ज़्यादा क्षारीय विषाक्तता हो जाती है। इस वीडियो में पशु चिकित्सक भाई देख सकते हैं कि ये जो गोट है ये 4-5 दिन से चारा नहीं खा रही थी, इसका टेम्परेचर भी डाउन था। तो हमने इसका रूमनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करने के लिए हम इसका रूमनल फ्लूइड निकाल रहे हैं। रूमनल फ्लूइड निकालने के लिए एनिमल को पहले अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ही सावधानी से हमें रूमनल फ्लूइड निकालना चाहिए क्योंकि इससे पशु को इंजरी भी हो सकती है, पशु को चोट भी पहुंच सकती है। ये देखिए आप, ये अच्छे से हम पशु को ये इन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया है। पशुपालक उसकी बकरी के ऊपर बैठ गए हैं ताकि बकरी अब ज़्यादा ना हिले, और फिर इस तरीके से हमने ये रूमनल फ्लूइड निकाला है, इसको हमने रख दिया है। और हमने पहले से ही जो है एंटीबायोटिक्स का सॉल्यूशन हमने घोल के बना लिया था, और हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी हम इंट्रारूमनली डायरेक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि क्षारीय विषाक्तता में क्या होता है कि हमें नर्वाइन डिसऑर्डर भी मिलते हैं, अटेक्सिया, ट्रेमर और कन्वल्जन। इसलिए हमें जो है मेथाइल कोबालेमिन जो कि न्यूरोकाइंड ओरल के नाम से आता है, ये भी हमें इंट्रारूमनली हम डाल रहे हैं। इसके लिए हमने पहले से ही जो है 3-4 जो सीरिंज में 20-20 ml हमने न्यूरोकाइंड भर रखा था, उसको हम ये देख सकते हैं रूमन में सीधे ही डाल रहे हैं। ये बकरी फिर 3-4 दिन बाद हमने पूछा था तो ये बकरी ठीक हो गई थी। कई बार क्या होता है कि पशु जो है दवाई खाने में बहुत दिक्कत करता है तो हम उसको इंट्रारूमनली डाल देते हैं। ये देखिए हम किस तरीके से इस गोट को जो है ओरल एंटीबायोटिक देने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो ओरल ड्रग्स जब दी जाती हैं, लिक्विड हो चाहे या फिर बोलस हो, तो हमें बड़ी सावधानी से देना चाहिए। कई बार पशुपालक हमसे कहते हैं कि हम जब पशुपालक को बोलते हैं कि आप इसको दवाई को पिला देना या खिला देना, तो वो सही तरीके से नहीं खिला पाते हैं और उनको जो है ओरल एंटीबायोटिक सही से नहीं दे पाते हैं, तो वो उनके फेफड़ों में चली जाती है, जिनसे पशुओं को ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। तो ये एक एक्सपर्ट और अनुभवी जो चिकित्सक हो या कोई अनुभवी जो पशुपालक होते हैं, जो दवाई पशुओं को पिलाते रहते हैं, हमें जो है उन्हीं के द्वारा पशु को दवाई पिलवानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम सावधानी से दवाई पशु को नहीं पिलाएंगे, तो फिर वो जो दवाई है वो पशु के फेफड़ों में चली जाती है, जिससे कि पशुओं में ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाने की अवसर बढ़ जाते हैं। कई बार पशुओं में मुंह से दवाई पिलाते समय वो उनके फेफड़ों में चले जाने से ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है और फिर पशु बच नहीं पाता है। इसलिए हम पशुपालकों को जो कहना चाहेंगे कि आपको या तो अनुभव हो या फिर जो कोई अनुभवी व्यक्ति हो, अनुभवी पशुपालक हो या अनुभवी कोई पशु कंपाउंडर हो या कोई पशु चिकित्सक हो, उसी से ही आप दवाई जो मुँह से जो भी दवाई देनी है वो उनसे या तो सीखें या फिर सीख कर ही उनसे देखिए आप किस तरीके से हम इस गोट को जो है सावधानी से दवाई जो है ओरली दे रहे हैं। ओरल एंटीबायोटिक एंड ओरल रूमेनोट्रिक्स दवाई हमने इस बकरी को दी है। इस वीडियो में हमारे पशु चिकित्सक और पशुपालक भाई देख रखे हैं, हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को पशु के रूमन में डाला है और ये जो हमने रूमिनल फ्लूइड निकाला था ये हमने पहले ही निकाल लिया था। हम अब उसकी पीएच को जो है हम एक जो है साफ जगह पे जहाँ पर कोई पानी ना हो वहाँ पे रख के पीएच स्ट्रिप पर पीएच नाप रहे हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पीएच स्ट्रिप है ये हरी सी हो गई है, कभी कभी ये नीली भी हो जाती है। तो ये पशु जो है क्षारीय विषाक्तता से ग्रसित है। इसको हमें 1-2 मिनट तक रख करके देखना चाहिए। इस वीडियो में पशु चिकित्सक भाई देख सकते हैं कि हमें जो है किस तरीके से रूमिनल फ्लूइड को निकालते हैं। हम लेफ़्ट पैरालंबर फोसा से हम निकालते हैं। इसमें 16 गोज की और 1.5 इंच लॉन्ग लंबी निडल लेके हम किस तरीके से रूमिनल फ्लूइड को निकाल रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी पहले एनिमल को अच्छे से बांधना पड़ता है और कभी कभी नहीं रूमिनल फ्लूइड नहीं आ पाता है, कभी कभी 1-2 ड्रॉप ही आ पाती है। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा रूमिनल। ये देखिए, ये जो भैंस है बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इसको जो है क्षारीय विषाक्तता है, इसका रूमिनल फ्लूइड हमने आसानी से निकाल लिया है। ये तो लगभग हमने हमारी पूरी जानकारी लगभग सभी पशुपालकों को और पशु चिकित्सक, खास करके पशु चिकित्सक भाइयों को उपलब्ध कराने की कोशिश की है कि किस तरीके से रूमिनल फ्लूइड निकाला जाता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से पीएच को नापा जाता है और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से इसमें ओरल एंटीबायोटिक और ओरल रूमेनोट्रिक्स का खास महत्व होता है। ये जहाँ तक मैंने बहुत सारे मैंने लगभग 100-200 कई है जो सैकड़ों केस मैंने रूमिनल फ्लूइड को एग्जामिनेशन करके सोल्व किए हैं। इसमें कभी हमें क्षारीय विषाक्तता मिलती है, कभी अम्लीय विषाक्तता मिलती है, यानी कि कभी हमें एल्केलाइन इंडाइजेशन मिलता है तो कभी हमें एसिडिक इंडाइजेशन मिलता है, कभी सिंपल इंडाइजेशन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हमने पशु चिकित्सकों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से रूमिनल फ्लूइड को निकाला जाता है और पशु को जो है किस तरीके से हमें हैंडल करके एक अच्छी तरीके से बांध के, क्योंकि जब उसके निडल रूमन में लगती है तो पशु को पेन होता है। तो हमें पशु को पहले अच्छे से बंधवा लेना चाहिए और
ये देखिए हमने जहाँ तक हो सका है पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। क्षारीय विषाक्तता में अगर हम पशु को जो है अगर डेक्स्ट्रोज 10% की बोतल भी चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें फ़ायदा होता है। और इसमें बहुत ही जब पशु को टेम्परेचर ना हो, जब पशु का टेम्परेचर ज़्यादा है तो या तो उसके वायरल या बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए हमें पशु का ब्लड सैंपल लेकर के उसकी जांच करवानी चाहिए। और अगर पशु का तापमान जो है सब नॉर्मल है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है पशु का उससे कम तापमान है, तो फिर हमें पशु के रूमेनल फ्लूइड यानी कि उसके आमाशय के पानी को निकाल के चेक करना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि पशु जो है अम्लीय विषाक्तता से ग्रसित है या क्षारीय विषाक्तता से ग्रसित है या फिर पशु जो है सिंपल इंडाइजेशन से ग्रसित है, ताकि हम पशु का सही उपचार कर सकें। धन्यवाद।